सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का कुछ पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, याद होगा आप लोगों को, राइट? बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहना सो दैट आई कैन नो कि तुम सुन रहे हो एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है? तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था that in this chapter we are going to read about to whom we are going to read about in this chapter। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? रिचर्ड एच एब्राइट, ठीक है? और उनकी पूरी जर्नी ऑफ मेकिंग अ साइंट टू बी अ साइंटिस्ट, कि कैसे वो साइंटिस्ट बने, ठीक है? तो लास्ट क्लास का कुछ रिकॉल करने की जरूरत है और यू रिमेम्बर एवरीथिंग स्टूडेंट्स? कोई कुछ रिस्पॉन्स करेगा? पता कैसे चलेगा मुझे? और शॉर्ट रिकॉल मैम रॉकी सिंह। सो लेट्स रिकॉल। तो चैप्टर स्टार्ट होता है व्हेन रिचर्ड एब्राइट वाज 22 ईयर ओल्ड and he was a scout of the year. He got the ownership with the scout of the year, ठीक है? उसके बाद later in the chapter we are introduced कि जो हमारे जो बी साइंटिस्ट है रिचर्ड एच एब्राइट। अननेसेसरली प्लीज अनम्यूट मत करो, नहीं तो मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगी, ठीक है? तो जी, तो हमने पढ़ा था व्हेन ही वाज 2 years old, तभी उसने अपने जो एरिया है वेयर ही यूज्ड टू लिव, कहाँ रहता था? रीडिंग पेंसिल्वेनिया, याद होगा, ठीक है? तो वहां पे जितने कैटेगरीज ऑफ बटरफ्लाईज उसको मिल सकता था, तो इन टोटल देयर वर 25 जो पेंसिल्वेनिया में थे। तो वो 25 जो कैटेगरी था बटरफ्लाई का, वो सब वो ऑलरेडी जब वो सेकेंड ग्रेड में था तो मैक्सिमम 5-6 साल का रहा होगा। चलो ले लेते हैं 7। तो सेकेंड ग्रेड आने आने तक वो टोटल 25 कैटेगरीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर चुका था। ही वॉज वेरी फैसिनेटेड थ्रू दिस थिंग ऑफ कलेक्शन। और वाई इज फैसिनेटेड थ्रू इज, ये नहीं कि मतलब वो बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत फैसिनेटेड था, प्रॉब्लम थी उसका ये कि उस जहां वो रहता, एज ही वॉज द ओनली चाइल्ड, उसे मम्मी पापा का वो सिंगल चाइल्ड था, उसके भाई बहन भी नहीं थे, और नेबर में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो खेल सकता था। तो अकेला पर्सन तो फुटबॉल हॉकी या कोई और आउटडोर गेम्स तो नहीं खेल सकता ना, यू नीड समवन टू प्ले दीज गेम्स। तो उसने सोचा इंस्टेड कि अब मैं ये गेम तो नहीं खेल सकता, तो व्हाई नॉट टू कलेक्ट द थिंग्स। बटरफ्लाई कलेक्शन के साथ साथ उसने बहुत सारी और भी चीजें कलेक्ट की, जैसे कॉइन्स, फॉसिल्स, और भी बहुत सी चीजें तुमने चैप्टर में देखा होगा, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी मदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी मदर ही थी जिन्होंने उसे इनकरेज किया हर कि जैसे वो आगे, ऐसा भी हो सकता था कि अकेला बच्चा था, कोई आसपास खेलने के लिए नहीं था, कोई लोनली फील करे, डिप्रेस्ड रहे, हर चीज को सोचे कि क्या होगा इससे, ठीक है? इंस्टेड हर मदर इनकरेज, और उसके बाद उसके अंदर बहुत सी और साथ ही साथ वो बहुत क्यूरियस भी थे, एंड एज वेल एज ही वॉज अ ब्राइट लर्नर टू, ठीक है? तो यही क्यूरियोसिटी और एक ब्राइट माइंड जो है दैट लीड टू अ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लेटर ऑन, ठीक है? इससे पहले हमने पढ़ा कि जब वो स्कूल गया, जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो उससे पहले तो सिर्फ उसकी मदर ही उसकी फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसकी मदर अपने और बच्चों को घर लेकर आती थी ताकि वो फ्रेंड्स बन सके। उसकी मदर समझती थी कि बच्चों को सोशलाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद हमें 7th ग्रेड की एक इंफॉर्मेशन दी है, जस्ट ये जो आपको स्क्रीन पे पैराग्राफ दिख रहा होगा, इससे जस्ट अबव का पैराग्राफ है, जिसमें मेंशन है कि 7th क्लास में जब वो था तब उसने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो हार गया। ही डिडंट वॉन। तो अब हारा क्यों? क्या ऐसा टॉपिक था या क्या हुआ जो वो हार गया? एक्चुअली टॉपिक था, उसने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर रियल साइंस जो था वो शो नहीं किया था, बल्कि सिंपली फ्रॉग सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोप में शो कर रहा था, फ्रॉग स्किन। तो इस वजह से वो हार गया।
बट ऐसा नहीं है कि वो हार मान के बैठ गया कि नहीं मैं जीत ही नहीं सकता। तो उसने फिर जब दूसरों बच्चों को देखा जो कि जीते हैं, तो जब उन्होंने दूसरे को ऑब्जर्वेशन किया तब उसे पता चला कि व्हाट एक्चुअली द साइंस एक्सपेरिमेंट्स मीन, व्हाट एक्चुअली द साइंस इज। उसके बाद उसने क्या किया, डॉक्टर अर्खट को लेटर लिखा, उर्खट को लेटर लिखा, ताकि उन्हें कुछ आइडियाज मिल सके कि आखिर मतलब किस किस टॉपिक पे वो वर्क कर सके। ठीक है, तो एक शॉर्ट इंट्रो टाइप का हो गया तुम्हारा लास्ट क्लास का। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत, आगे कंटिन्यू करूँ मैं? स्टूडेंट्स आगे बढ़े, ले। ठीक है, रिमेम्बर है तो आगे बढ़ रहे हैं मैम। ठीक है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड रिप्लाई इफ इट यू विल डू सो, आई विल ऑल्सो फील प्लीज कि चलो कोई है जो साथ में पढ़ रहा है, बिकॉज ठीक है यू हैव द ऑप्शन टू अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ू, कोई बोलेगा कुछ? यस मैम। ठीक है, सो लेट्स रीड। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most was the insect work I would have been doing in the past several years. So from here we came to know that कि जब वो 7th क्लास में प्राइज नहीं वन कर पाया, नहीं जीत पाया, तो वो निराश होने के बदले उसने क्या सोचा कि हाउ आई शुड गेट द प्राइज या हाउ आई शुड विन। ही वांट टू विन फॉर अ राइट रीजन। तो उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उस एज से पैदा हुई। ठीक है, तो रिचर्ड बोलता है अब मुझे पता था, समझ में आ गया कि व्हाट रियल एक्सपेरिमेंट इज, और नेक्स्ट ईयर फेयर के लिए, नेक्स्ट ईयर जो हमारा ये काउंटी फेयर होने वाला है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे अभी तक हमने पढ़ा उसका सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक या सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड या सबसे ज्यादा जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन था वो कौन सा टॉपिक था? अबाउट द इंसेक्ट, बेसिकली अबाउट द बटरफ्लाइज। तो उसने क्या सोचा, ठीक है वही लिखा लास्ट लाइन में, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट वॉज द इंसेक्ट, जिसपे उसने सेवरल ईयर से पास सेवरल नंबर ऑफ ईयर से उसने काम किया था। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट सेज, so he wrote to Dr. Urquhart for the ideas and came back a stack of suggestions for experiments. तो उसने क्या किया, डॉक्टर ओरखट को लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा कि उसे कुछ आइडियाज चाहिए ताकि वो उस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ठीक है, अब आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि उसकी मदर ने एक बुक लाकर उसको दिया था जब उसने ये बटरफ्लाइज कलेक्शन कंप्लीट कर लिया था 2nd ग्रेड में। उसके बाद ये जो कलेक्शन का काम था उसके लिए बहुत ही टीडियस हो गया था, क्योंकि पूरा दिन कलेक्ट करो वो, और कुछ अच्छा खास रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था। तो उसको कौन सा बुक लाके दिया था, कोई बताएगा मुझे? हम्म, The Travels of Monarch 10. है ना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और वही बुक, उसी बुक के राइटर थे डॉक्टर अर्खट, जिस बुक के लास्ट में लिखा था कि अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन टैग द बटरफ्लाइज विद एडहेसिव। ठीक है, तो उसी को, उन्हीं पर्सन को उसने दोबारा लिखा फॉर द एक्सपेरिमेंटल आइडियाज, और उसके लेट्स सी के रिस्पॉन्स मिला कि नहीं। दोज केप्ट एब्राइट busy all through his high school and led to prize projects in a county fair and international science fair. तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ओरकर्ट ने रिप्लाई नहीं किया, ही रिप्लाइड इवन ही हैज गिवन अ स्टैक ऑफ आइडियाज, मतलब बहुत सारा आइडियाज, बंडल ऑफ आइडियाज दिया उन्होंने। ठीक है, स्टैक मतलब बंडल होता है। हाँ ठीक है, और इस स्टैक ऑफ आइडियाज की वजह से जो इब्राइट है, ना सिर्फ अपने काउंटी फेयर में उसे बहुत सी आइडियाज मिल गई काउंटी फेयर में भी प्रेजेंट करने के लिए और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसे प्राइजेस भी मिले वहां पे, बिकॉज नाउ ही इज डूइंग द रियल एक्सपेरिमेंट्स जो उसने 7th ग्रेड में नहीं किया था। ठीक है, फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. ठीक है, तो बोल रहे हैं
कि अब 7th ग्रेड में तो ही वॉज नॉट एबल टू विन, तो 8th ग्रेड में उसने क्या सोचा कि उसका क्या टॉपिक रहेगा कि कुछ ऐसा डिसीज है, कोई ऐसी वायरल डिसीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोनाक के जो कैटरपिलर, तुमने जब मोनाक का लाइफ साइकिल पढ़ा था कि उसने अपने बेसमेंट में ही ग्रो करना स्टार्ट, कल्चर करना स्टार्ट कर दिया था कैटरपिलर्स को, ताकि वो उसे टैग कर सके। तो हमने जब लाइफ साइकिल पढ़ी थी उसकी तो पढ़ा था ना कि पहले एग होता है, उसके बाद कैटरपिलर, देन प्यूपा, एंड देन इट कम्स टू बटरफ्लाई। तो इस कल्चर के प्रोसेस में क्या होता था कि कैटरपिलर बनते बनते ना कुछ स्पेसिफिक कुछ साल के बाद क्या होता था कि कैटरपिलर्स ऐसा लगता था कि मर जाते थे, मतलब वो आगे प्रोसेस नहीं, प्यूपा में कन्वर्ट नहीं हो पाते थे, तो ऑब्वियस सी बात है बटरफ्लाइज तो नहीं बन पाएंगे ना। तो ऐसा कौन सा वायरल डिसीज है या कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कौन ऐसे कर रहा है जिसकी वजह से कैटरपिलर्स की डेथ हो जा रही है, कैटरपिलर्स मर जा रहे हैं, ठीक है। और Ebright thought that the disease might be carried by a beetle. ये सिर्फ उनकी थिंकिंग थी कि हो सकता है, इट कुड बी प्रोबेबल दैट कि ये जो है कॉज जो है इस वायरल डिसीज का वो बीटल हो। बीटल भी ना एक काइंड ऑफ इंसेक्ट है, बग जैसा दिखता है, वो क्या बोलते हैं बग को, छोटा सा इंसेक्ट होता है, अब समझ लो। वो घर में आवाज नहीं करता, करके आवाज आता है, अगर तुम देखोगे भंवरा या ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, उसे बीटल बोलते हैं। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I tried the experiment and this time I won. तो जैसा हमने देखा कि 8th क्लास के लिए उसने क्या प्रोजेक्ट चूज किया कि कोई वायरल डिसीज जो कैटरपिलर्स जिसके कारण मर जा रहे हैं, तो आखिर वो डिसीज क्या है और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा एब्राइट को लगता था कि वो दिस कुड बी द रीजन बिकॉज ऑफ बीटल इज कॉजिंग दिस वायरल डिसीज। लेकिन जब उन्होंने इसकी कॉज फाइंड करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ रियल रिजल्ट्स नहीं मिले, मतलब जैसा वो सोचते, मतलब जिस उनकी सोच को प्रूफ करने के लिए कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है कि उसने सोचा, मैंने ये सोचा कि ये डिसीज ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला तो मैं शो नहीं करूंगा, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने हार नहीं मानी, एंड व्हाट ही थॉट, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो शो किया। जब 8th क्लास का काउंटी फेयर स्टार्ट हुआ था उस टाइम उसने शो किया, एंड इस टाइम वो जीत गया, ही वॉन, ठीक है। तो इवन दो ही डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, बट फिर भी वो जीता। देखो 7th क्लास में तो उसने रिजल्ट पूरा अच्छे से प्रोवाइड किया था, फ्रॉग का स्किन शो करने के माइक्रोस्कोप के अंडर, बट एज इट वाज अ नीट डिस्प्ले ओनली, देयर वाज नॉट एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड। लेकिन इस प्रोजेक्ट में टू फाइंड अ वायरल डिसीज, रीजन ऑफ वायरल डिसीज दैट इज कॉजिंग द मोनाक्स कैटरपिलर टू डाई, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया सिर्फ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट द प्राइज, वो जीत गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? कोई No, वर्ड ma'am. की, ठीक है, कोई वर्ड की मीनिंग कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. तो 8th क्लास में तो वो जीत गया प्राइज। अब नेक्स्ट ईयर किसने क्या सोचा कि उसे ऐसा लगा, या फिर उसने जब बहुत सारे, क्योंकि हमें पता उसने बहुत सारे टाइप ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्ट कर लिए थे, कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई ओनली, कि वाइसरॉय बटरफ्लाईज जो होती है वो क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाईज को कॉपी करती है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस लाइंस एंड ऑल, ये मेरा बहुत यूज टू नहीं हूँ इसलिए उतने अच्छे से नहीं हो पाता, इट विल बी इम्प्रूव्ड विद डे बाय डे, ठीक है। तो दैट वाइसरॉय बटरफ्लाईज जो है दे कॉपी मोनार्क। अब ये तो बोल दिया उन्होंने, ये थियोरी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल, इसका प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। फॉर दैट हिज नेक्स्ट ईयर, मतलब 9th क्लास में वी कैन कंसिडर द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब उनका थ्योरी क्या है कि भाई क्यों कॉपी करते, कुछ रीजन होगा ना, अगर मैं किसी को कॉपी कर रहे हो, आप किसी को कॉपी कर रहे हो, तो कुछ अच्छी चीजें होगी, कुछ तो फैसिनेटिंग होगा ना जिसे देखकर आपने कॉपी किया होगा, या कुछ रीजन रहा होगा, मेरी मजबूरी या कुछ भी।
तो आखिर बटरफ्लाई कॉपी क्यों कर रही है? तो एब्राइट को लगता था कि ये इसलिए कॉपी कर रही है क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाईज है दे डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, मतलब वो समझ लो कि बर्ड को वो जो है मोनार्क बटरफ्लाईज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। इट सिंपली मीन्स कि मोनार्क बटरफ्लाईज को बर्ड नहीं खाती थी। तो अगर मोनार्क बटरफ्लाई सॉरी वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाईज की तरह दिखेगी तो बर्ड्स कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वो उन्हें अपना वो खाना नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, लिखा है ना यहाँ पे, फर्स्ट वाला जो है हमारा मोनार्क बटरफ्लाई है और दूसरा वाला जो है वो वाइसराय बटरफ्लाई है। ठीक है, ये इसका जो शेप तुमको ऐसे दिख रहा है ना सेमी सर्कल टाइप में, ये शेप नहीं है, उसका विंग्स ऐसा है इसलिए ऐसे तुमको लग रहा हो। तो इसमें रियरली तुम देख पा रहे होगे कुछ डिफरेंस है। इसका पैटर्न देखो सेम है, इसके अंदर जो होल्स है वो बिल्कुल सेम है, पोर्स जो बने हुए हैं वो सेम है, नीचे का देखो मतलब थोड़ा सा बस यहाँ से डिफरेंस दिख रहा है, सॉरी यहाँ से जो ये वाला लाइन है। ठीक है, तो बहुत रेयर डिफरेंस है। जब हमें इतना रेयर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो बर्ड्स को कहाँ समझ आएगा? तो यही एक कारण था जो एच इब्राइट को लगता था कि वाइसराय मोनार्क को कॉपी कर रही है। ठीक है, और रीजन क्यों क्या था कि बर्ड्स उन्हें नहीं खाएंगी तो दे कैन सेव देमसेल्व्स। वाइसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन मोनार्क को तो बर्ड्स नहीं खाती थी बिकॉज दे डोंट टेस्ट गुड टू देम, बट दे ईट मोनार्क सॉरी वाइसरायज, लेकिन वाइसरायज जो बटरफ्लाईज थी उनको खा जाती थी। तो देयर नंबर्स वुड बी डिक्रीजिंग डे बाय डे, तो वो चाह रहे थे कि किसी तरह हम अपने आप को बचाए, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। So more they look like monarch, the less likely they are to become birds dinner. और obvious सी बात है, जितना कॉमन दिखेंगे वो मोनार्क की तरह, बर्ड सोचेंगे कि मोनार्क ही है और वो उनका वो बच पाएंगे, उनको नहीं खा पाएगा बर्ड, बर्ड सोचेगा मोनार्क ही है। ठीक है, Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarch. तो अब ये तो उसकी थ्योरी थी ऊपर की, इस रीजन से ऐसा होता है। ठीक है, तो अब उसको ये प्रूव करना था कि क्या सच में ऐसा होता है कि मोनार्क बर्ड्स जो है वो मोनार्क को नहीं खाती। तो देखो उसने क्या फील किया या फिर उसने क्या ढूंढा। He found that starling would not eat ordinary bird food. स्टारलिंग क्या है? स्टारलिंग ना एक बर्ड है छोटी सी जो यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली दिखती है। हमारे कंट्री में जैसा तुमने मैना देखा होगा, सुना है, जानते हो मैना छोटा सा बर्ड होता है। अब उतना अभी तो नहीं दिखता लेकिन पहले दिखता था जनरली, लेकिन बस डिफरेंस है कलर का कि मैंने में येलो और व्हाइट का जनरली रहता है कॉम्बिनेशन, डॉट डॉट्स, और ये जो स्टारलिंग बर्ड है उसमें ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या ढूंढा, उसे क्या मिला, ये इंफॉर्मेशन मिली कि स्टारलिंग जो है ना वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खा रही है, वो क्या कर रही है, मोनार्क को खा जा रही है। इट कंज्यूम्स द मोनार्क। लेकिन और बर्ड्स क्या करते थे? और बर्ड्स तो मोनार्क को नहीं खाते थे, लेकिन जो स्टारलिंग बर्ड है वो क्या है, ऑपोजिट है अदर बर्ड से। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो मोनार्क को खा जा रही है। वो अदर ऑर्डिनरी बर्ड फूड ना खा के दे ईट मोनार्क्स। ठीक है, और इवन कि इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, जितना मोनार्क उसे मिलेगा वो उतना खा सकता है। ठीक है, ब्रैकेट में है, Ebright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarchs. जब फर्दर रिसर्च हुआ तो लेटर Ebright बोलते हैं कि बहुत सारे रिसर्च में ऐसा बोला गया था कि हाँ वाइसरॉय करते हैं कॉपी मोनार्क के। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये ढूंढने की कोशिश, जो प्रोजेक्ट था उनका, तो उनको इसके लिए भी प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में। जूलॉजी हमें पता है जो एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, पार्ट ऑफ साइंस। तो जूलॉजी डिवीजन में तो उन्हें फर्स्ट मिला ना, फर्स्ट प्राइज मिला, और ओवरऑल जो है उन्हें मतलब पूरा काउंटी साइंस फेयर में ही गॉट थर्ड प्राइज। तो इट्स अ वेरी अचीवमेंट। ठीक है कि न, तो हमने इससे पहले पढ़ा कि उसने वायरल डिसीज का रीजन फाइंड करने की कोशिश की व्हेन ही वाज इन क्लास 8, एंड इन द नेक्स्ट ईयर उसने कि क्या वाइसराय मोनार्क को कॉपी करती है। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े।
प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पेज में कोई किसी को डाउट है? No, ma'am. नेक्स्ट पेज, ओके। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. ठीक है, तो जब वो सेकेंड ईयर में थे, मीन्स he has done his schooling and when he was in second year of his graduation, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो सॉरी सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, मीन्स व्हेन ही वाज इन 12th क्लास, ठीक है। तो रिचर्ड एच एब्राइट ने क्या डिस्कवर किया कि एक इंसेक्ट का एक ऐसा हार्मोन डिस्कवर किया जिसके बारे में इससे पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। और ये जो डिस्कवरी था रिचर्ड एच एब्राइट के लिए, वो एक तरह से इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो उनकी जो थ्योरी ऑफ लाइफ थी, सेल्स के बारे में जो वर्क कर रहे थे, इसे हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था इस बारे में, तो उसके लिए एक तरह से वो एक सपोर्ट हो गया या उससे रिलेटेड हो गया, बट इनडायरेक्टली। कैसे, देखते हैं। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, what is the purpose of the 12 tiny gold spots a monarch pupa on a monarch pupa? तो क्या था कि जो मोनार्क का प्यूपा होता है, जैसे हमने पढ़ा एग, देन कैटरपिलर, देन प्यूपा, तो मोनार्क का जो प्यूपा होता है, जो कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होती है, तो उनके ऊपर छोटे छोटे 12 जो है गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं, दाग जैसा बना हुआ रहता है। तो आखिर वो क्यों है, ठीक है। Everyone assumed that spots were just ornamental, said Ebright. तो इब्राइट ने क्या कहा कि इससे पहले सबको ऐसा लगता था कि ये जो छोटे छोटे डॉट्स है 12 प्यूपा पे, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल, जस्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पस, जस्ट कि वो अच्छा दिखे, बट इट वाज नॉट फॉर द डेकोरेशन। व्हाट वाज इट फॉर? लेट्स सी। अच्छा, मैं कर देती हूँ। अभी तो सब म्यूट है, प्लीज अननेसेसरीली अनम्यूट मत किया कीजिए। शुभम, स्पेशली यू, शुभम झा, डोंट म्यूट योर अनम्यूट योर सेल्फ अननेसेसरली प्लीज। If you need to ask something, if you want to know anything जो which I have not explained, या फिर उसमें कोई डाउट है, तो प्लीज unmute yourself and ask. Otherwise प्लीज मत unmute कीजिए, otherwise I'll mute you from here. ठीक है, तो ऐसा कि ऐसा, तो इब्राइट को लेकिन ये बात नहीं मानता था, इब्राइट नहीं अग्री था इस बात के लिए कि जो ये स्पॉट्स है और गोल्डन कलर के, दिस इज जस्ट फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस। उसे लगता था देयर मस्ट बी सम रीजन। तो इसी का आंसर फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's fully development. तो जो गोल्डन स्पॉट्स लोगों को लगता था इट इज जस्ट फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस, इब्राइट इज नॉट अग्रीइंग विद दैट। और उसके लिए, उसको आंसर फाइंड करने के लिए, इब्राइट और उसके साथ एक और उसका कंपेनियन था, उसका साथी था, हु वाज अ वेरी एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, उन दोनों ने क्या किया, फर्स्टली दे हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, कुछ डिवाइस उनको बनाना पड़ेगा ताकि वो देख सके जो वो छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स है प्यूपा पे, उससे कुछ हार्मोन रिलीज हो रहा है, एंड दैट हार्मोन इज नॉट कि ऐसे ही रिलीज हो रहा है, देयर इज अ पर्पस ऑफ दैट हार्मोन, एंड व्हाट इज द पर्पस, कि बटरफ्लाई की फुल्ली डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए, ठीक है, कि बटरफ्लाई की फुल्ली डेवलपमेंट के लिए जो गोल्डन स्पॉट से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेसेसरी है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए लेट्स सी व्हाट इट इज, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया, और उसके कंपेनियन जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे, उनके साथ में मिलकर उन्होंने डिवाइस बनाया। अगेन
This project won Ebright's first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. तो इससे पहले जब उन्होंने 8th क्लास में रिप्रेजेंट किया था तो अभी भी उन्हें प्राइज मिला, 9th में भी मिला, एंड नाउ जब उन्होंने इस वर्क पे एक्सपेरिमेंट किया कि गोल्डन स्पॉट से कुछ हार्मोन रिलीज होता है जो कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाईज फुल्ली, तो उसके लिए भी उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला काउंटी साइंस फेयर में, एज वेल एज ही गॉट द एंट्री किसमें, इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियरिंग फेयर जो हो रहा था उसके लिए, ठीक है. There he won 3rd prize for zoology. और ये इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उन्हें 3rd प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में. He got a chance to work during the summer at entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ये नाम याद रखना, Walter Reed Army, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ. तो बोल रहे हैं कि जब उन्हें ये प्राइज मिला, when he got the 3rd पोजीशन इन जूलॉजी डिवीजन, तब उन्हें एक चांस मिला एज अ कि वो ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो है इसमें जाके अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते. ही गॉट अ चांस टू वर्क देयर, ठीक है. एंटोमोलॉजी डिवीजन वो डिवीजन होता है दैट बेसिकली डील्स विद इंसेक्ट, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली इंसेक्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं. As a high school junior, Richard Ebright continues his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. तो जब वो हाई स्कूल जूनियर थे तो रिचर्ड एच एब्राइट जो थे उन्होंने, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि उन्हें क्या मौका मिला ना वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए, ठीक है. तो उस वहां पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही एडवांस एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किया. किस पे, वही मोनार्क प्यूपा पे, जिसमें हमने पढ़ा ना कि उससे कुछ हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसी बारे में. तो ऐसा नहीं है कि हाँ उन्हें प्यूपा पे पता चल गया कि स्पॉट्स है, कुछ हार्मोन रिलीज कर रहा है, चलो पता चल गया, यहीं पे रुक जाते. नो, ही वांटेड टू लर्न मोर, फाइंड मोर, और वही रिसर्च उन्होंने यहाँ वॉल्टर रीड एकेडमी में स्टार्ट किया. And that year his project won first place at the International Science Fair. तो इससे पहले उसे 3rd प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में साइंस फेयर में, और अब दिस प्रोजेक्ट लेड हिम टू द फर्स्ट प्राइज इन इंटरनेशनल साइंस फेयर, ठीक है. और इसके साथ साथ ही गॉट अ चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और साथ ही साथ उसे दोबारा आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला नेक्स्ट समर में. मतलब स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई तो वो करते ही थे, साथ में अगर उनको समर के टाइम पे अगर कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी जो मिलती है उस टाइम पे वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये जो इनको चांस मिला, ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? लेट्स कंटिन्यू. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर. तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, एज एज ही ग्रोइंग, वो उनकी जो अचीवमेंट्स है, उनकी जो अचीवमेंट्स की लाइन है वो बस बढ़ती ही जा रही है. ऐसा नहीं है कि ही इज स्टेपिंग बिहाइंड, वो आगे बढ़ते ही जा रहा है. वही बोल रहा है ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक और स्टेप आगे बढ़े. लेट्स सी व्हाट ही डिड. ही ग्रू सेल्स from a monarch's wing in a culture and showed that the cell would divide and develop into a normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the golden spots. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्स को, मोनार्क के सेल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किया अलग से, ठीक है. और उन्होंने ये दिखाया कि सेल जो, अब हमें पता है ना कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है और सेल्स डिवाइड होती हैं, तभी हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में. तो वही बोल रहे कि सेल जो है उसने डिवाइड करने के लिए, सेल को नॉर्मल डिवाइड करके नॉर्मल बटरफ्लाई बनने के लिए जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है गोल्डन स्पॉट से, गोल्ड स्पॉट से जो प्यूपा पे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना उस हार्मोन के बटरफ्लाई फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे. And that project won first place for the zoology at the international fair. ये क्या मैं रिपीट नहीं हुआ फेयर, ठीक है. और यही जो है उन्हें
फर्स्ट प्राइज, फिर से उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में इंटरनेशनल फेयर में। ये इंटरनेशनल फेयर है, इंटरनेशनल साइंस फेयर नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले इन्हें ये तो पता चल गया था कि उन्हें स्पोर्ट्स से कुछ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस हार्मोन को नेसेसरी चाहिए उस चीज को वो प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन सीनियर ईयर में जब वो गए तो इस बात को उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ इसकी जरूरत है, ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट से उन्हें फिर फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल फेयर में। और फिर एंड ही गॉट ए चांस टू स्पेंड हिज समर, ग्रेजुएशन के बाद उनको समर जो उनका छुट्टी था वो स्पेंड करने का मौका मिला। कहाँ? आर्मी लेबोरेटरी में एंड लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों लेबोरेटरी में उन्हें काम करने का चांस मिला। यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस लाइब्रेरी, क्या है? आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। Let's move ahead. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Bright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. तो बोल रहा है कि जब नेक्स्ट जो समर आया, ठीक है, ये नहीं कि बहुत काम कर लिया अब रेस्ट करे, रेस्ट नेक्स्ट समर में उन्होंने क्या सोचा, वो जब ये उनके फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, व्हेन ही वाज द फ्रेशमैन ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वो दोबारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में उन्हें काम करने का मौका मिला था वहां गए और उन्हें और रिसर्च किया और फाइंड करने की कोशिश की उस हार्मोन के बारे में, वो जो गोल्ड स्पॉट्स है उस स्पॉट्स के बारे में। और क्योंकि उस लेबोरेटरी में बहुत ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है, सफोस्टिकेटेड का यहाँ यूसेज इसलिए किया गया टू से एडवांस इंस्ट्रूमेंट, कि एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको यूज करके वो और कुछ पता कर सके। और उन्होंने क्या पता किया उसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, कि उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। अब सुनना तो कितना इजी लग रहा है कि केमिकल स्ट्रक्चर ही तो फाइंड किया, लेकिन टू फाइंड ये बहुत बड़ी बात है। जितना इजी सुनना लग रहा है उतना इजी फाइंड करना नहीं है, ठीक है। A year and a half later, मतलब 1.5 साल बाद, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about the cell life. और 1.5 साल के तकरीबन बाद Bright को एक नया आइडिया मिला। What was it related to his? तो वो आइडिया जो रिलेटेड था उसके सेल पे जो ऑलरेडी वर्क कर रहा था, सेल की लाइफ पे, सेल लाइफ, उसके बारे में एक न्यू आइडिया मिला, न्यू थ्योरी मिला। लेट्स सी व्हाट द थ्योरी इज और कैसे मिला उसको। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. जैसा हमने इससे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि उसने केमिकल स्ट्रक्चर फाउंड कर लिया था। He was able to find the chemical structure. तो केमिकल स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद जो उसको वो एक्सरे वाला फोटो जो था उसको देखने की कोशिश कर रहा था, then he got this idea. उस टाइम उसे ये आइडिया मिला। When he saw those photos, Bright didn't shout Eureka or even I have got it. जैसे होता है ना कि हम कुछ बहुत मेहनत से या कुछ फाइंड करने की कोशिश करें। Even let's take an example of a match, कि हम कोई मैच खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं और हम जीत जाते हैं तो चिल्लाते हैं ना, हुर्रे। यूरेका मीन्स द सेम, कि बहुत खुशी से चिल्लाना। या फिर उसने इवन ये भी नहीं कहा कि आई हैव गॉट इट, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? एवरीवन वाज एबल टू गेट थ्रू इट? समझ आ रहा है? सो तो नहीं गया कोई? Yes, ma'am. जगे हो ना? Yes, ma'am. ठीक है। When he saw those photos, Bright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle. क्या था वो puzzle? How the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is a substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of a cell. Thus, the DNA is the blueprint या फिर basis for the life. तो बोल रहा है जब उन्होंने एक्सरेज की फोटोज देखी तो उन्हें क्या आइडिया मिल गया कि कैसे डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट प्रोड्यूस कर पाता है हम किसी भी चीज का। अब जैसे पता है तुम्हें कि अगर मैं हूं,
जैसे अब कंफर्म करना हो कि मैं अपने, जैसे मेरे कोई फादर है मदर है, तो मैं अपने फादर की ही बेटी हूँ, अगर कंफर्म करना हो तो मे बी आई हैव द सिमिलर फेस, आई हैव द सिमिलर वे ऑफ टॉकिंग वॉकिंग और एनीथिंग इट कुड बी। साथ ही साथ हम अगर डीएनए बोलते हैं ना, डीएनए हमारा मैच करेगा, तो कैसे मैच होता है, दैट ही वाज एबल टू फाइंड। जो हमारे हेरिडिटरी हमें मिलते हैं, जो हमें बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स से जो जो कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली एबिलिटी हो, वो सब जो मिलता है, दैट ही वाज एबल टू फाइंड कि डीएनए वो करता है। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो है न्यूक्लियस जो होता है, सेल का न्यूक्लियस हमें पता है, एक सेल होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो सेल का डीएनए का क्या यूज है, मतलब क्या फंक्शन है, वो उन्हें पता चल गया, ठीक है। ब्लूप्रिंट से यहाँ कहने का मतलब है बेसिस। कोई डाउट, आगे करें, कंटिन्यू, ठीक है। Ibrahim and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. तो वो फाइंड करने की कोशिश तो कर ली और उन्होंने फाइंड कर लिया। उसके बाद इब्राइट ने और उसके कॉलेज रूममेट जो थे, उन्होंने पूरी रात काम किया, ऑल दैट नाइट, उस पूरी रात काम किया। उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ किया, प्लास्टिक मॉडल्स ड्रॉ करने की कोशिश की मॉलिक्यूल कि कैसे ये हो रहा है, और फिर दोनों ने साथ में मिलकर उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक पेपर लिखा, ठीक है। अब जैसे मुझे कुछ कहना है तो आई हैव वर्बली एक्सप्लेन टू यू, अगर मुझे फिर भी उसका और कुछ चाहिए कि हाँ फिक्स हो जाए, तो मैं क्या चाहूंगी कि तुम लिख लो उस चीज को, है ना, और आई विल गिव इट यू रिटन। तो वही कोशिश की उन्होंने। मैम, बोलो। प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल, जो उनने फाइंड किया ना कि डीएनए कैसे कॉपी कर, ब्लूप्रिंट है सेल का, उसका प्लास्टिक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की थी उसने, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ। हाँ, अपने फ्रेंड के साथ, उनका रूममेट के साथ, सॉरी, जो थे जेम्स आर वॉन्ग। क्या हुआ? ठीक है, तुम हो गया, म्यूट कर लो। Surprising, no one no one who knew him, Richard Ebright, graduated from Harvard with the highest honor, second in his class of 1510. तो जिनको नहीं भी पता था रिचर्ड एब्राइट के बारे में, ठीक है, उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल गया, उन्हें भी पता चल गया कि यस देयर इज अ पर्सन रिचर्ड एच एब्राइट रीडिंग विद अस, ठीक है। एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उनको बहुत ही सम्मान, हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, और साथ ही साथ वो सेकंड आए कितने स्टूडेंट्स में, फ्रॉम द क्लास ऑफ 1510, तो 1510 बच्चों में सेकंड आए वो, ठीक है। So it's an achievement. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. और जब उनका ग्रेजुएशन खत्म हो गया तो उन्होंने ग्रेजुएट रिसर्च, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर्स है, उनमें उसकी तरह काम करने के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गए, एंड वहां पे ही बिगेन द एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। व्हिच थ्योरी? द थ्योरी अबाउट डीएनए, दैट डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ सेल, ऑफ फॉर सेल्स, ठीक है। Yes, someone has raised the hand. What? No. Please ask, or you can type in the chat box. फर्स्ट कौन किया था? क्या हुआ? फर्स्ट कौन किया था? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। फर्स्ट कौन किया था? इसने पूछ रहा है क्या वो जो सेकंड क्या नहीं, फर्स्ट कौन किया था, वही लगा पूछ। किसमें फर्स्ट? अच्छा, फर्स्ट कौन किया था ये पूछ रहे हो? पूछ रहा था। फर्स्ट कौन किया ये तो मुझे भी नहीं पता, लिखा हुआ नहीं है ना फर्स्ट कौन क्या है। लेकिन हम जिस, देखो मेन मोटिव क्या है हमारा, हम किसके बारे में पढ़ रहे, रिचर्ड एच एब्राइट। तो अगर फिफ्थ भी क्या होता तो हमें उसके बारे में पहले लिखा हुआ होता, ठीक है। तो फर्स्ट कौन किया था ये तो नहीं पता, लेकिन सेकंड रिचर्ड एच एब्राइट के थे, वो तुमको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 1510, वो भी याद रखना। चलो, टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहां पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, जो उनकी थ्योरी थी कि डीएनए इज ब्लूप्रिंट, तो उस पे अगर वो थ्योरी उनकी करेक्ट हो जाती है, सही हो जाती है, तो लेट्स सी क्या रेवोल्यूशन आएगा, क्या होगा उससे। इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो अब तो हमारे पास सेल थ्योरी है और सब कुछ है, तो अभी हमारे लिए इजी है। लेकिन जब ये उस टाइम की बात है जब ये सब इंफॉर्मेशन नहीं था हमारे पास, तो ऑब्वियसली दिस वाज अ बिग अचीवमेंट। तो वही बोला है कि इट विल बी अ बिग स्टेप, ये बहुत बड़ी स्टेप होती टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। It might also lead to a new idea for preventing some type of cancer and other disease. साथ ही साथ इससे न्यू आइडियाज मिल जाते कि कैसे हम कैंसर जैसे बड़ी बीमारी या और अदर डिसीजेस है उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। His high school research into the purpose of spots on monarch pupa eventually led him to his theory about the cell life. तो सोचो, means when he was in 8th next grade 9th grade ना, तब उसने सिर्फ गोल्ड स्पॉट्स पे काम करना स्टार्ट किया कि हाँ ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। फिर उसने हार्मोन प्रोड्यूस का कंफर्म कर लिया कि सेल बटरफ्लाई प्रोड्यूस को अच्छे से ग्रो करने के लिए चाहिए। उसके बाद फिर उसने उसका केमिकल स्ट्रक्चर फाउंड किया। केमिकल स्ट्रक्चर फाउंड करने के बाद फिर उसने सोचा कि और थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालते, तो उसे पता चला एक्सरेज के थ्रू कि हाँ दिस द ब्लूप्रिंट, ठीक है, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट। उसके बाद उसने बोला कि कैसे जो उसकी एक इंटरेस्ट थी रिगार्ड्स द बटरफ्लाईज, कि मोनार्क प्यूपा का जो इंटरेस्ट है वो इनडायरेक्टली उसे कहाँ पे ले आया, सेल थ्योरी पे। ठीक है, not directly was thinking about the theory of life, लेकिन indirectly he came here. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिचर्ड एच एब्राइट जो थे वो उनका इंटरेस्ट जो था ना साइंस में, वो बहुत स्टार्टिंग में ही डेवलप स्टार्ट हो गया था। और कैसे डेवलप हुआ था उनका ये इंटरेस्ट, फ्रॉम कलेक्टिंग बटरफ्लाईज। लेकिन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज ही वाज नॉट सो डीपली इंटरेस्टेड, कि ऐसा नहीं है कि उन्हें और किसी चीज के लिए टाइम ही ना मिले या फिर और किसी इंटरेस्ट उन्होंने देखा ही नहीं और किसी चीज को। He was continuing his fascination for the butterflies, for collecting the butterflies, साथ ही साथ वो other activities में भी participate करते थे, and he was interested too. कौन से activities थे, let's see. Ebright also became a champion debater. ठीक है, debater पता है, जो डिबेट कर सकता है किसी भी टॉपिक पे, बोल सकता है। पब्लिक स्पीकर, की पब्लिक के सामने किसी स्पेसिफाइड टॉपिक पे या कुछ इंफॉर्मेशन देना, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद अ गुड कैनोइस्ट, कैनन होता है कि एक कैनो होता है, एक छोटा बोट होते हैं ना, बोट का एक टाइप होता है, वो नुकीला वाला बोट होता है ना दोनों तरफ से, उसे कैनन बोलते। तो ही वाज अ कैनोइस्ट आल्सो, कि बहुत अच्छी स्किल्स थी उन्हें कैनन चलाने में। An all-around outdoor person. To think of a person who didn't have friends in the starting when he was growing up in Pennsylvania reading. उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे। अब सोचो कि मीन्स ही हैज नो ऑप्शन, इस वजह से उसने बटरफ्लाई कलेक्शन का काम स्टार्ट किया। लेकिन नाउ कि उनके पास इतने ऑप्शन, मतलब नाउ ही बिकेम कि आउटडोर एक्टिविटीज में ही इज एक्सीलेंट। हम देख सकते हैं ना कि पब्लिक डिबेट, सॉरी, चैंपियन थे डिबेट में, साथ ही साथ पब्लिक स्पीकर भी थे, एंड कैनोइस्ट भी थे, एज वेल एज डिबेटर। मतलब वो डिबेट क्या होता है, तो वही किसी टॉपिक पे वार्तालाप करना या अपने व्यूज अगेंस्ट में या फिर उसके फेवर में देना ना, उस किसी टॉपिक को लेकर, उसी पे डिबेट। न्यूज में सुना होगा, न्यूज चैनल अगर आज कल किसी घर में चलता होगा तो हम देखते हुए वहां पे एंकर बैठी रहती है, साथ में 3-4 पॉलिटिशियन या फिर रिलेटेड पर्सन जो कोरोना से कंसर्न होते हैं, और उनकी वार्तालाप चलती रहती है। नहीं सर आपने क्या किया इसके लिए, नहीं आपने कितने हॉस्पिटल्स अभी तक बेड प्रोवाइड करवाए, ऐसे जो होता है ना, तो वही डिबेटिंग होता है। ठीक है रिया, समझ, सॉरी, हु वाज आस्किंग, हॉस्टलर वाज आस्किंग, कंफर्म, समझ में आ गया, यू आर क्लियर अबाउट द डिबेटर?
Yes, ma'am. ठीक. So Ebright also became a champion debater, public speaker, and a good canoeist, and all-around outdoor person. He is also an expert photographer. ठीक है, वो photographer भी था. Which type of photographer? There are person related with a different type of photography. देखते हैं in which he was interested. Let's see. Particularly of a nature and scientific exhibits. तो nature और scientific exhibits के बारे में, scientific theories, scientific related जो चीजें थी उनके बारे में उनका interest ज्यादा था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर फोटोग्राफर हर चीज की फोटो उसको अच्छी लगती है. He is concerned with some specified things, so he was in this nature and scientific researches etc. अब हाई स्कूल की मतलब अब उनकी पूरी जो ग्रेजुएट खत्म हो गया, देन ही वर्कड एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर. अब उनकी हाई स्कूल की बात कर रहे हैं हम, दोबारा हम पीछे चले गए इस पैराग्राफ में. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट. जब वो हाई स्कूल में थे बस वो एक स्टूडेंट थे, है ना, यहाँ स्कूल तक वो सिर्फ एक स्टूडेंट था. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations Club. कुछ मिसिंग है क्या? तो जब वो स्कूल में थे वो सिर्फ एक लर्नर थे, ठीक है, एक स्टूडेंट थे. और एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है सिर्फ स्टूडेंट ही हो सकता है, ठीक है. क्यों वो था स्टूडेंट? बिकॉज उनको लर्निंग जो है इजी लगती थी, और उनकी जो सारी वो एनर्जी थी लर्निंग की रिगार्ड्स, वो जो है वो डिबेटिंग, मैंने बोला ना लिखा हुआ है ना ऐसे फर्स्ट से ऊपर वाले पैराग्राफ में कि ही वाज अ गुड डिबेटर आल्सो. तो वो डिबेटिंग में उन्होंने उस एनर्जी को यूज किया. साथ ही साथ उन्होंने क्लब ज्वाइन किया था, मॉडल यूनाइटेड क्लब. ठीक है, क्लब बेसिकली ऐसा कोई एरिया या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम किसी एक स्पेसिफाइड चीज को, कंसर्न को लेकर उसमें सब पार्टिसिपेट कर, कॉमन टॉपिक पे लेकर पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज क्लब. He also found someone to admire. और इसके बाद बोल रहे हैं he also found someone to admire, प्रशंसा करने के लिए, या he found to be idol. वो कौन थे आइडल उनके? रिचर्ड ए वेहरर, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wehrer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, said Ebright. तो एब्राइट बोलते हैं कि मिस्टर वहीरर जो है मेरे लिए एक बहुत अच्छे, मतलब ही वाज लाइक अ आइडियल फॉर मी, क्योंकि और मिस्टर वहीरर कौन थे? ही वाज ए सोशल स्टडीज टीचर, एसएसटी के टीचर थे उनके, और साथ ही साथ वो एडवाइजर भी थे. जो क्लब ज्वाइन किया था ना एच एब्राइट ने, उसके एडवाइजर भी थे. ठीक है, तो वहीरर का सॉरी मिस्टर वहीरर का नाम याद रखना प्लीज, क्योंकि ही इज आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट, मींस उनकी मदर थी, उसके बाद दिस डॉक्टर उर्कहट थे, उसके बाद ये ए वहीरर, रिचर्ड ए वहीरर, सॉरी हाँ कुछ ठीक है. और बोल रहे इन्होंने ही मेरा जो माइंड है वो न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, इन सब के रिगार्ड्स मेरे को डाइवर्ट किया. ठीक है, कुछ यहाँ तक कोई डाउट कुछ हो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ देखा जाए. आगे बढ़े. छोड़ दीजिए मैम. छोड़ दे, अरे देखो ये जो पैराग्राफ है ना वो खत्म है, इसके बाद वैसे भी तुम्हारा भी क्लास नहीं होगा और ये चैप्टर खत्म होगा. एक दो पैराग्राफ के लिए क्या छोड़े, इसको पढ़ लो. क्या हुआ? सुमित को नींद आ रहा है. सो गया था सुमित, सो मत, क्या नींद आ रही है? नींद आने जैसा तो चैप्टर नहीं था, मतलब थोड़ा सा था. नहीं, नींद भी आने वाला चैप्टर नहीं है. इट विल टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा. और क्या मतलब ऐसा कोई तो चैप्टर नहीं था कि नींद आ जाए. इसका मतलब आराम से बैठा हुआ हाथ पैर फोल्ड करके, बुक बुक नहीं है तुम्हारे पास? मैम आगे सर के पास है. हाँ सुमित, बुक नहीं है तुम्हारे पास? यस मैम है. तो सो क्यों रहे हो? उसमें अंडरलाइन करो, वर्ड्स मार्क करो. मैम ये लोग यूज कर रहा है तो मेरा नाम बता दिया. हाँ ठीक है, सो मत. इट विल टेक 5 मिनट्स मोर एंड विल गेट इनटू दिस चैप्टर. लेट्स रीड नेक्स्ट. सुमित बायो का प्रोजेक्ट था. नो मैम, यू डू लाइव.
अच्छा स्टॉप कंप्लेनिंग। देखो जितना कंप्लेन करोगे तुम्हारा ही टाइम और लगेगा। और अगर बैठा है बायो का बुक लेके, ही इज नॉट लूजिंग एनीथिंग ऑफ माइंड। मैं कुछ लूज नहीं कर रही हूँ, या तुम्हारी हो रही है। अब देख लो, बाद में तुम बोलोगे मैम ये समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो ये चैप्टर जो है ना, इसका कोई स्टोरी नहीं है। अब इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एंड इट वाज वेरी इजी टू लर्न द चैप्टर या रिमेम्बर। क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरी था। लेकिन इस चैप्टर में कुछ स्टोरी नहीं है। तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, उसने कौन से ग्रेड में क्या क्या अचीवमेंट्स की वो याद रखनी पड़ेंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेम्बर। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें ये चैप्टर टफ लग सकता है, लेंदी है, लेकिन बोरिंग तो नहीं है बिल्कुल भी। और प्लीज, क्योंकि इसका कोई स्टोरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि तुम स्टोरी सुन लोगे और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर के गो थ्रू होना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। Richard would always give the extra effort, Mr. Wahirer said. मिस्टर वहीरर बोलते हैं कि वो एफर्ट्स तो करते थे, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करते थे अगर किसी चीज के लिए नीड है तो। कैसे करते हैं? What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night during doing debate research, beside doing all the research with butterflies and his other interests. मतलब वो बटरफ्लाइज और अदर इंटरेस्ट में तो जो कर रहे थे वो तो करते ही थे। उस समय कोई ये नहीं है कि रुक जाएंगे या फिर छोड़ देंगे आज के लिए। वो सब जो काम था उनका वो तो कंटिन्यू था। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि जो रात का टाइम होता था उसमें 3 से 4 घंटे जो है वो डिबेट रिसर्च में भी, दैट्स व्हाई ही इज अ गुड डिबेटर नाउ। ठीक है, तो वो डिबेट के लिए जो रिसर्च है वो भी करते थे। किसी भी टॉपिक के लिए डिबेट करने के लिए तुम्हें रिसर्च तो जरूरी है, इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि ऐसे डिबेट स्टार्ट कर दोगे नहीं ना। बोलने के लिए कुछ शब्द होने चाहिए ना हमारे पास। तो उसके लिए रिसर्च वाज इंपॉर्टेंट, दैट ही यूज्ड टू डू एट नाइट 3 to 4 hours डेली। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। रिचर्ड कॉम्पिटिटिव था, ये हमने स्टार्टिंग 7th ग्रेड में ही देख लिया था। Mr. Wahira continued, but not in a bad sense. He explained, Richard wasn't interested in winning for a winning sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best. अब ऐसा नहीं है ही वॉज कॉम्पिटिटिव वी नो, लेकिन मिस्टर वहीरर बोलते हैं कि वो इसलिए नहीं जीता, कोई बैड सेंस में नहीं जीतना चाहता था कि हाँ मुझे जीतना है ताकि मुझे प्राइज मिले, या फिर मुझे जीतना है तो जीतना। होता है ना कई लोग कि हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू विन। नहीं, ही वांटेड टू विन, ही वाज कॉम्पिटिटिव इन अ राइट सेंस। वो राइट रीजन के लिए बेस्ट प्रोड्यूस करना चाहता था किसी भी एक्सपेरिमेंट्स में। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और बोल रहा है यही एक इंग्रेडिएंट है साइंटिस्ट को प्रोड्यूस करने में। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई डिश बना रहे थे और ये एक इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट मतलब पता होगा, जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कुछ भी कॉपी बनाने के लिए तुम्हें पेजेस चाहिए, वह या फिर खाना कोई सब्जी बना रहे तो नमक तेल मसाला एंड ऑल चाहिए। तो इसी तरह से साइंटिस्ट बनाने के लिए बोले ये इंग्रेडिएंट है, एलिमेंट या कंपोनेंट बोल सकते हो इंग्रेडिएंट का मतलब। ठीक है, स्टार्ट्स विद अ फर्स्ट रेट माइंड। किसका क्वेश्चन आया? गिव मी अ सेकंड। हाँ मटेरियल बोल सकते हो, सही बोल रहे हो। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी। तो क्या सबसे पहले कि उनका माइंड, उसके बाद उनके जो ब्राइट माइंड था उनकी क्यूरियोसिटी, एंड मिक्स इन द विल टू विन। तो ये 3 चीज हो गई कि उनका जो ब्राइट माइंड था वो, उनकी क्यूरियोसिटी, और साथ ही साथ उनकी जो जीतने की इच्छा या कुछ और रीजन। जीतने की इच्छा किस पर्पस के लिए? फॉर द राइट रीजन। ठीक है, इब्राइट has all these qualities. तो इब्राइट के पास ये तीनों चीजें थी, his bright mind, his curiosity and a will to win for the right reason. ठीक है, not only win for the right reason. That is very important. From the time the book The Travel of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. तो जो मोनार्क 10 और ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 जो उसकी मदर ने ला के उन्हें दिया था, डॉक्टर ओरकुट ने जो लिखा हुआ था, वो जो बुक उन्हें मिला उसके बाद he never lost his interest in scientific curiosity. उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। 8th क्लास में उन्हें स्टार्ट किया और उसके बाद वो इंटरेस्ट इतना आगे तक बढ़ गया कि दैट ही बिकेम अ साइंटिस्ट। तो कुछ
ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्लास जो भी होगा क्या पढ़ना है उसमें? बोलो बोलो। रेड एक एक करके बोलो। बीटल यही ना, लेडी बग है। क्या बीटल यही ना, बीटल यही है। क्या बीटल मैम, बीटल 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 का मीनिंग बताएं। नहीं मतलब यही ना, यही ना, देखिए मैम को दिखेगा। मुझे दिख नहीं रहा ना, रुक जाओ एक मिनट, इमेज दिखा रहे हो क्या? अब दिखाऊंगा, नहीं दिखेगा। कौन दिखा रहा है? तो फिर मैं और वीडियो देखूं उसका। हमने अभी तक के नहीं देखी। कौन दिखा पा रहा है? हॉस्टलर्स दिखा रहे हैं। एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा, तुम अपना स्क्रीन प्रेजेंट करोगे तो मुझे दिखेगा एक्चुअली। रुको मैं बीटल दिखाती हूँ। यस यस मैम, इसे मूवी देखना है। अब बोला था ना भवरा जैसा कुछ दिखता है, भवरा ही बोलते होगे तुम लोग भी उसे। दिख रहा है कुछ? कैन यू सी? मेरा इमेज बड़ा करो तो दिख जाएगा, या मैं कर दूं स्क्रीन से यहीं से? ये स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना, स्क्रीन शेयर कर। आपका मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल लॉक हो गया। ये देखो बीटल। यस मैम, आई कैन अरे सी। तुमने देखा होगा, बोल रही हूँ ना। अरे कभी ऐसे रूम में बैठे होगे या कहीं बैठे बैठे होगे तो देखते नहीं हो कि घूम करके आवाज करता हुआ एक छोटा सा इंसेक्ट, छोटा नहीं मतलब लेकिन बड़ा भी नहीं होता। हाँ, यस यस तो वही जो हूं करके आवाज करता रहता है ना, उसी को बोलता है। क्या क्या बोल रहे टॉपिक? तो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसमें और कोई डाउट? बीटल का पिक्चर भी हमने देख ही लिया। हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बता दो मुझे जल्दी से। किड्स, अब ग्रामर का कोई टॉपिक, ग्रामर। हाँ ठीक है। तो यू हैव टाइम, आपस में डिस्कस कर लो या जो भी करना है, एंड लेट मी नो कि कौन से, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का टॉपिक तो सेम है, तुम्हें पता होगा। तो इट मींस नोट्स और मोस्ट ऑफ द थिंग्स के तुम्हारे पास होंगे। तो किस टाइप के, मतलब क्वेश्चन बेस्ड चाहिए या कोई टॉपिक मुझसे चाहते फुली एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे प्लीज मैसेज कर देना, ठीक है, ग्रुप में। हम लोग है ना, रितेश सर को बोल देंगे तो रितेश सर। हाँ ठीक है, रितेश सर या फिर कोई भी सर होंगे जिनको बोल देना, वो मैसेज कर देंगे ग्रुप में। रितेश सर को जो हम लोग होंगे टॉपिक। ठीक है, सो बाय, आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर। ठीक है, बाय, गुड बाय मैम, बाय बाय बाय। गुड नाइट नितिन।